हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एक कहानी चप्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो कहानी है, यह कहानी के नारायण जी के द्वारा लिखित एक बहुत चर्चित कहानी है। इस कहानी का जो शीर्षक है चप्पल, सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए कि इस कहानी में क्या बतलाया गया है, तो आपको पूरी कहानी समझने में बहुत ही आसानी होगी। यह जो चप्पल कहानी है, यह कहानी हमें गुरु और शिष्य के रिश्तों के प्रसंग को उजागर करती हुई नजर आती है। आज के ज़माने में जहाँ रिश्ते प्रश्न के घेरे में हैं, वहीं यह कहानी रिश्तों की कड़ी को मजबूत बनाती हुई दिखाई देती है। यह कहानी एक पिता के उसके पुत्र के गुरु के प्रति सच्चा प्रेम एवं आदर के भाव को प्रकट करती है। यह कहानी हमें सिखलाती है कि प्रेम हमेशा प्राप्ति की कामना नहीं रखता है। सच्चा प्रेम तो वही होता है जो त्याग और बलिदान की भावना को रखता है। चलिए अब हम लोग कहानी को पंक्तियों के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। पूरी क्लास को शिद्दत से देखिए। वादा करते हैं कि आपको जितना तरह का क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाएगा इससे संबंधित, जितना शॉर्ट क्वेश्चन होगा सारा इसी क्लास में आपको ख़त्म हो जाएगा। बस लाइन से आप पूरी शिद्दत से कहानी को समझते हुए चलिए। दो पुराने चप्पल सामने गिरे, धड़ाम धड़ाम। रंगैया चप्पल सी रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन चप्पल सी रहा था? रंगैया। सिर उठाकर देखा, पैर के अंगूठे के नीचे एक चप्पल दबाकर सी रहा था। वह सुई लगी हुई थी और धागे का लच्छा खुला हुआ था। एकाएक उसका काम रुक गया। 8 साल का बच्चा, उसका बच्चा रमन सामने दिखाई दिया। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो रमन है उसकी उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष थी। वह इसी साल स्कूल में दाखिला हुआ था। क्वेश्चन यह भी बनेगा, वह कितनी साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ था? 8 वर्ष की उम्र में। क्यों रे रमन, ये चप्पल कहाँ से लाया? बच्चे की ओर घूरते हुए रंगैया ने पूछा। रमन के कंधे पर किताबों का बस्ता लटक रहा था। उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक, पाटी, पहाड़े किताब आदि थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रमन है उसका बेटा का नाम क्या है? उसका बेटा का नाम है रमन, ठीक है। और जो उसके पीठ पर जो बस्ते लटक रहे थे उसमें क्या क्या थे? तो उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक थी, पाटी थे, पहाड़े किताब आदि थे। ये सब चीज़ें उसे मुफ्त में दी गई थी। रमन ने बस्ता हाथ में ले लिया। हमारे मास्टर साहब के हैं, मास्टर साहब के, ठीक कराकर जल्दी लाने को कहा है। अपने अंगूठे से ज़मीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमन ने कहा। रंगैया का मुंह एकदम चमक उठा, झुर्रियों की परतें खुल गईं। क्या कहा? मास्टर साहब के हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहते हुए उनको हाथों में ले लिया और कहा, ये कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, चप्पल लेते समय रंगैया क्या कहता है? चप्पल लेते हुए समय रंगैया कहता है कि ये कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? पुराने दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। मुझे क्या मालूम, रमन ने कहा। वहाँ ठहरने की उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। वे चप्पल इतने खराब हैं कि ठीक करना बहुत मुश्किल है। चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया है, अंदर के सब गत्ते बाहर निकल आए हैं, उसकी सारी सिलाई टूट फूट चुकी है। रंगैया के शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसके बगल में पानी का डिब्बा रखा हुआ था। इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रे रमन। चप्पल पानी में भिगोते हुए रंगैया ने कहा। मास्टर साहब ने मना किया था बापू, इसी को ठीक करा कर लाने को कहा है। अभी चाहिए, जल्दी, रमन ने कहा। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे को निकल गई। वह उसकी तरफ देख रहा था। रंगैया चप्पलों को बड़े गौर से देख रहा था। सिर झुकाकर चप्पल सीने के बजाय उसे किसी दूसरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। वह उसी जगह पर पिछले 50 साल से वही पेशा करता आ रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगैया चप्पल सीने का कार्य कितने वर्षों से करता आ रहा है? तो वह पिछले 50 साल से यही काम करता आ रहा है। संसार बहुत कुछ बदल गया, मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। संसार बहुत बदल चुका होता है, लेकिन रंगैया की स्थिति जो पहले थी 50 वर्ष पहले, जब से वह चप्पल सीना शुरू किया था, प्रारंभ किया था, अभी तक उसकी वही स्थिति बनी हुई है। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता रे, शाम तक जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। तू स्कूल से भागा तो नहीं आया? चप्पल के बहाने बेटे की तरफ कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा।
रंगैया को लगता है कहीं उसका बेटा स्कूल से भागकर तो नहीं आया। इसके संदर्भ में वह अपने बेटे से पूछता है, तू स्कूल से भागकर तो नहीं आया बहाना बनाकर? नहीं, घंटी हुई तभी आया। ठीक है तो जा अब। रमन ना हिला न हुला। बापू बापू वह फुसफुसाने लगा। क्या है रे बापू? फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। क्या है रे, क्या चाहिए? कुछ खींचते हुए रंगैया ने पूछा। रंगैया को बात समझने में देरी नहीं लगी कि वह चाहता क्या है। वह हंसा, सोचा आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ था? 5। आप जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आप लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते चलिए अपने किताब के साथ और समझते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसी सबसे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ भी चल बसी थी। अच्छा, जब रमन ने जन्म लिया था उस समय उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी और वह 5 बच्चों के मरने के बाद पैदा हुआ था। तब से उसको वह बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस रहा है। रंगैया कभी भी उसका मन नहीं दुखाता। क्यों रे, पैसा चाहिए क्या? पैसा? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। उसने बनियान की जेब से चिल्लर निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का लेकर बाकी पैसे फिर जेब में डाल लिए। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था। सारी दुनिया उसको 5 पैसे के रूप में दिखने लगी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने रुपए रमन को वह देता है, तो 5 पैसे देता है। कितने पैसे देता है? 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे। उससे रहा नहीं गया। झट से अपने बाप के हाथ से वह 5 पैसे छीनकर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते बोला, बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे देख इधर, देख रे रमन। रंगैया ने जोर से पुकारा मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह अपनी खुशी में भागे जा रहा था। बच्चे के हाथ में पैसा धर दिया जाने पर वह किसी लोक में पहुंच जाता है, रंगैया ने सोचा। जो रंगैया 5 पैसे जब देता है रमन को, तो रमन को लगता है कि वह उस 5 पैसे से दुनिया की तमाम चीज़ें खरीद सकता है। यह रंगैया सोचता है। रंगैया देर तक उसकी तरफ देखता रहा जिधर रमन भागकर चला गया था। फिर होश में आया तो उसको हंसी आ गई। उसने गर्व का अनुभव किया कि उसका भी एक बेटा है और वह दूसरे बच्चों की तरह बेकार वक्त न गवाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगैया किस बात का गर्व अनुभव करता है? वह इस बात का गर्व अनुभव करता है कि उसका भी एक बेटा है और वह दूसरे बच्चों की तरह वक्त अपना गवाता नहीं है और वह पढ़ना लिखना सीख रहा है। उसका मन एकदम पिघल गया और वह पिघला हुआ मन खुशी के आंसू के रूप में गालों पर बहने लगा। उसका मन यही बात सोचकर उसका मन भी पिघल जाता है और खुशी के मारे उसके जो आंसू है वह गालों के सहारे बहने लगते हैं। रंगैया की सारी आशाएं रमन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखिए, एक जो माँ बाप होते हैं उनकी जो आशा होती है, उनकी आशा उनके बच्चों पर ही टिकी होती है, जिन्हें हम मुहावरे के रूप में कहते हैं बुढ़ापे की लाठी। इसी प्रकार रमन है वह एकमात्र संतान बचा हुआ था रंगैया का और उसकी सारी आशाएं रमन पर ही टिकी हुई थी। वह चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बन जाए और उसके कुल वालों में अच्छा नाम कमाए। रंगैया क्या चाहता था? रंगैया चाहता था कि उसका बेटा भी पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा आदमी बन जाए और अपने कुल वालों में अच्छा नाम कमाए, अर्थात अपनी बिरादरी में। रमन की खुशनसीबी थी कि मास्टर साहब अपने यहाँ खाना देकर पढ़ा लिखा रहे थे। रमन था वह किसके यहाँ पढ़ाई लिखाई करता था? मास्टर साहब के यहाँ। उनका ऋण किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। रंगैया कहता है कि जो मास्टर साहब है वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं, रमन को मुफ्त में अपने पास रखकर खिला पिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। वह मास्टर साहब का कभी भी ऋण चुका नहीं सकता है। रंगैया का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह यही सोचकर जो रंगैया का हृदय है वह कृतज्ञता से भर जाता है। क्वेश्चन आता है कि रंगैया का हृदय कृतज्ञता से क्यों भर जाता है? रमन जो है मास्टर साहब के यहाँ ही रहता है, खाना पीना वहीं से मास्टर साहब ही उसे देते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। उनका ऋण वह कभी नहीं चुका सकता। यह सोचकर रंगैया का हृदय जो कृतज्ञता से भर जाता है। चटसार चलाने वाले उस मास्टर साहब का रूप आंखों के सामने घूम गया। मास्टर साहब का थोड़ा स्वरूप अब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपसे तो देखिए कैसा है। ठीक है, यहाँ पर रंगैया थोड़ा मास्टर साहब के बारे में सोचता है। गोरा गोरा शरीर,
सिर पर एक छोटी सी चोटी, मस्तक पर भस्म की रेखाएं, चंदन का तिलक, धोबी की धुली हुई धोती और कंधे पर खादी की दुशाला। रंगैया के मन में आया कि एक बार उनके सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया जाए। रंगैया को क्या ख्याल आता है? रंगैया एक बार सोचता है कि वह मास्टर जी से जाकर के मिले और उनको प्रणाम करे। उसकी यह इच्छा भी हुई कि रमन वहाँ कैसे पढ़ लिख रहा है, एक बार जाकर देख ले। जो रंगैया है उसकी क्या इच्छा हुई? रंगैया की इच्छा हुई कि वह जो उसका बेटा है रमन, वह कैसा पढ़ लिख रहा है, वह एक बार जाकर के देख ले। एक बार स्कूल की तरफ चला जाए तो ये दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और वह स्कूल की तरफ जाएगा तो उसके दोनों कार्य हो जाएंगे। वह मास्टर जी को प्रणाम भी कर लेगा और अपने बेटे को भी देख लेगा कि वह कैसा पढ़ लिख रहा है। बाजू में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ के रेडियो से सिलोन के फिल्मी गीत सुनाई देते थे। क्वेश्चन आएगा आपसे, किसके फिल्मी गीत सुनाई देते थे? सिलोन के। रंगैया ने उस तरफ देखा। चाय बना रहा था चौड़ी पट्टियों वाला बनियान पहने हुए युवक। चाय कौन बना रहा था? चौड़ी पट्टियों वाला बनियान पहने हुए एक युवक। एक सिंगल चाय। रंगैया ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक सिंगल चाय अर्थात एक कप चाय। चाय के आने तक वह छोटा मोटा काम करता रहा और उससे 1 रुपया मिला। जूते को पॉलिश करना है, साइकिल का टायर ठीक करना है, चप्पल सी देना है, जूतों की एड़ी में नाल ठोकना है। 5 मिनट तक बड़े आराम से। अच्छा, रंगैया कौन कौन सा कार्य करता था? जूते को पॉलिश करना हो, या साइकिल का एक टायर ठीक करना हो, चप्पल सी देना हो, जूते की एड़ी में नाल ठोक देना, यह सारा कार्य रंगैया करता था। 5 मिनट तक बड़े आराम से बैठकर और रुक रुक कर चाय पीता रहा। फिर उस गिलास में 7 पैसे डाल दिए रंगैया ने, और दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर ले गया। चाय की कीमत कितनी थी? 7 पैसे थे। ठीक है। सब काम पूरा करने में रंगैया को आधे घंटे से अधिक लगा। उसके बाद मास्टर साहब के चप्पल हाथ में लिए। वे चप्पल बहुत ही मामूली थे, उनमें कोई खासियत नहीं थी, मगर रंगैया को बड़े महामंचित से लगे, एकदम परम पवित्र। उन्हें आंखों से लगाया। हाँ, इनको ठीक कर दूंगा, ऐसा करूंगा कि मास्टर साहब याद रखे, बिल्कुल नया चप्पल बना दूंगा, रंगैया सोचता है। वह तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया। वह चप्पल और अपने सामान वाली थैली एक तरफ रखकर। जो रंगैया का जो पुत्र है रमन, उसके जो मास्टर जी के वो जो चप्पल है वो दिखने में तो साधारण है, फटे हैं, लेकिन रंगैया उसे एकदम परम पवित्र वस्तु की तरह समझता है, क्योंकि वह किसी मामूली इंसान के चप्पल नहीं है। वह उस इंसान का चप्पल है जो रंगैया है, उसका जो पुत्र है रमन, उसके जो मास्टर जी हैं, उसके मास्टर साहब है, उसका वह उनके ही वह क्या है? चप्पल है। इसलिए वह उन चप्पलों को परम पवित्र समझता है, क्योंकि मास्टर जी का रंगैया के ऊपर बहुत ही उपकार है, क्योंकि उसके बच्चे को वह अपने पास रखकर खिला पिला कर पढ़ा रहे हैं, और रंगैया सोचता है कि वह उनका ऋण कभी भी चुका नहीं सकता है। रंगैया ने जेब टटोल कर देखी। चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा। बाहर निकालकर गिन लिया बड़ी सावधानी से। कुल 6 रुपया 20 पैसे थे। रंगैया जब गिनता है तो उसके पास कितने पैसे थे? 6 रुपये 20 पैसे। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह कल की मेहनत का फल था। कुछ झुकी हुई अपनी कमर का सीधा करके रंगैया बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। स्कूल के पास जाकर ही उसने दम लिया। स्कूल एक छोटे से खपरेले मकान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल कहाँ था? एक छोटे से खपरेले मकान में था। आगे दोनों तरफ चबूतरे पर एक एक अध्यापक बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। जो क्वेश्चन आएगा कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? चबूतरे पर बैठकर। ठीक है। रंगैया मास्टर साहब को ढूंढ रहा था। अंदर जाने का साहस नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा हो गया। एक अध्यापक बच्चों से कुछ पढ़वा रहे थे, बाकी बच्चे उसे दोहरा रहे थे। उन बच्चों के सम्मिलित कंठों से निकलने वाला स्वर रंगैया को एक ऐसा तन्मयत्व प्रदान कर रहा था कि वह अपने आप को भूल गया। तिनेक क्षण बीत गए। समय क्षण क्षण कर जैसे बीतता जा रहा था। अपना बच्चा कैसा पढ़ रहा है, यह देखने की तमन्ना उसमें बढ़ती जा रही थी। अंदर जाने का साहस उसमें नहीं था, फिर भी साहस करके सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। कहिए साहब, कौन है आप? कौन चाहिए आपको? यह एक अध्यापक का कंठ स्वर सुनाई दिया। रंगैया से तत्काल उत्तर देते नहीं बना। उसे इस बात का भय होने लगा कि कहीं वह ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं?
हाँ, वह किस दर्जे में पढ़ रहा है? जी पहली में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह किस दर्जे में पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, तो पहली क्लास में, पहली में, ठीक है। तो आप सीधे अंदर चले जाइए। बरामदे में वह क्लास, अध्यापक ने कहा। रंगैया ने ऐसा महसूस किया जैसे कि वह बड़ी विपत्ति से बाहर निकल कर आ गया हो। रंगैया जब स्कूल के अंदर जाता है तो वह पहले झिझकता है कि कहीं वह ऐसा गलत कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बिना मतलब के अपने बेटे के स्कूल में जाता है। अर्थात उसका मतलब तो रहता है कि वह मास्टर जी से मिलने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे डर लगता है कि वह कहीं ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। यही सोच सोच कर रंगैया बार बार घबराता है। इतने में एक जो अध्यापक होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं? तब रंगैया थोड़ा सा साहस बांधकर कहता है कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तब अध्यापक, जो दूसरे एक अध्यापक होते हुए पूछते हैं वह किस कक्षा में पढ़ता है? तो वह कहते हैं कि पहली में। तो जब पहले जो अध्यापक है उनके द्वारा जब रंगैया को बता दिया जाता है कि वह यहाँ पर बैठकर पढ़ रहा होगा रमन, तो उसका मन है थोड़ा हल्का हो जाता है और वह उस भय से बाहर निकल जाता है। तो इसी संदर्भ में लिखा गया, रंगैया ने ऐसा महसूस किया कि जैसे वह एक बड़ी विपत्ति से बाहर निकल गया हो। उसने देखा बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे 12 खड़ी याद कर रहे थे। उनके साथ रमन भी बैठा हुआ है। रमन कहाँ पर बैठकर पढ़ रहा था? बरामदे में, ठीक है। और 12 खड़ी याद कर रहा था, ठीक है। उनके साथ रमन भी बैठा हुआ था। 12 खड़ी अर्थात 12 का पहाड़ा। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बधा था। उसका लड़का बड़ा खुशनसीब है कि वह कुछ सीख रहा है। रंगैया की खुशी का ठिकाना ना रहा। रंगैया सोचता है कि मैं तो बड़ा बदनसीब हूँ जो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरा बच्चा बहुत खुशनसीब है जो पढ़ दिख रहा है। मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ करवा रहे थे। उनके हाथ में पेद्य बाल शिक्षा तेलुगु की प्रथम पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तेलुगु की प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है? पेद्य बाल शिक्षा, ठीक है। बोलने जैसे कि हमारे यहाँ मनोहर बाल पोथी होता है, उसी तरह से तेलुगु की जो पहली पुस्तक है उसका नाम है पेद्य बाल शिक्षा। बोलने वालों में रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, बापू। मास्टर साहब ने उधर देखा। रंगैया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा था। वे उठकर खड़े हुए। कौन? रंगैया, कैसे हो? कब आए यहाँ? मास्टर साहब ने पूछा। अभी अभी आया हूँ साहब, रमन को देखने की इच्छा हुई, चला आया, रंगैया ने कहा। वह देखो रमन। अरे रमन, इधर आ। रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद। मेरे साथ चलो, अपनी पाठशाला दिखा दूँ तुम्हें। नहीं मास्टर साहब, रहने दीजिए, रमन ठीक पढ़ रहा है ना? वह तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लड़का बड़ा होशियार है। अब पेद्य बाल शिक्षा पढ़ने लगा है। मास्टर साहब ने वह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी। क्या यह सच है मास्टर साहब? इतनी बड़ी पुस्तक वो पढ़ने लगा है? मैं भी यही सोचता हूँ साहब। मैं अपना चमड़ा उतारकर आपके चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा साहब। यह कहकर वह नीचे झुक गया और उनके पांव पकड़कर बोल पड़ा, आप इसको खूब पढ़ाइएगा साहब। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया यूं झुककर उनके पांव छुएगा। बच्चों को भी वह कुछ अजीब सा लगा। तुम यह क्या कर रहे हो रंगैया? कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रमन की चिंता न करो, वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में बिठाकर घुमाएगा। मास्टर साहब क्या कहते हैं सांत्वना देते हुए? मास्टर साहब सांत्वना देते हुए कहते हैं रंगैया को कि वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में बिठाकर घुमाएगा, ठीक है। क्या वह दिन मैं देख सकूंगा? हाथ जोड़े हुए वह खड़ा हुआ और कहा, मैं आपकी चप्पल शाम तक ठीक करके भेजूंगा साहब। रंगैया तो पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन वह जब तेलुगु की प्रथम पुस्तक पेद्य बाल शिक्षा जब अध्यापक मास्टर साहब उसे दिखाते और कहते यह रमन पढ़ने लगा है, तो रंगैया को लगता है कि उसका बेटा इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगा है। वह यह देखकर बहुत ही प्रसन्नित हो जाता है। उसकी जो आंखें हैं वह खुशी के मारे भर जाती है और वह नीचे झुककर मास्टर जी के पैर छू लेता है और कहता है कि मैं अपना चमड़ा उतार कर आपके चप्पल सी कर दे दूंगा, लेकिन आपका ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रंगैया है, रमन के जो मास्टर साहब है उनके प्रति कितना सम्मान वह व्यक्त करता है और उनके लिए उसके दिल में कितनी श्रद्धा है।
कोई बात नहीं, हाँ मैं शाम को नहीं रहूँगा, कल सुबह भेज देना, मैं खुद ले आऊँगा साहब। अच्छी बात है, अब तुम आ जाओ, अब तुम जाओ। रमन तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ, तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। रंगैया को वे बातें अमृत सी लगी। रंगैया को कौन सी बातें अमृत जैसी लगती है? जब मास्टर जी कहते हैं कि रमन तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ, तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। रंगैया को यही बातें अमृत सी लगी। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पंक्तियों में जो व्याख्या रूपी जो प्रश्न होंगे इसी के आधार पर बनते हैं। तो आप अच्छे से समझिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लिए, पूरा शिद्दत से बोल रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन आंसर आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाथ में से 4 रुपये निकालकर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। रुपये हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, अच्छा मास्टर साहब के हाथ में कितने रुपए रख देता है? 4 रुपये। मास्टर साहब कहते हैं, इसके पहले के 200 रुपये हुए, इसके पहले कितने रुपए हो चुके होते हैं? 204। अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे आखिर? जो आप उचित समझे कीजिएगा, मैं क्या जानूँ साहब। जो रंगैया होता है वह धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे करके अपने मास्टर साहब जी के पास, वह तो किसी बैंक वैंक में नहीं रखता है, वह अपने मास्टर, वह जो रमन है उसके जो गुरु जी है मास्टर साहब है, उसके प्रति वह अपार श्रद्धा रखता है और उन पर परम विश्वास करता है, इसलिए जो अपने सारे पैसे हैं उन्हीं के पास वह जमा करता है। तो अब उसके पास कुल 204 रुपये हो जाते हैं। तो वे कहते हैं, मास्टर जी कितने रुपए का क्या करोगे? तो रंगैया कहता है कि मैं क्या जानूँ साहब, आप जो उचित समझे वही कीजिए इन पैसों का। फिर एक क्षण के लिए रंगैया वहाँ नहीं रुका, फूले अंग वह नहीं समा रहा था, अर्थात वह बहुत खुश था। चलता हूँ बेटा कहकर वह बाहर चला गया। फिर बाहर आकर एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा। सोचा उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है, वह स्कूल की ओर बड़े ध्यान से देखता है और उसको वह एक स्वर्ग जैसा स्कूल लगता है। वह स्वर्ग जैसा स्कूल उसे लगता है क्योंकि उसका बेटा उसमें पढ़ रहा है, वह बहुत ही भाग्यवान है। उसको बड़ी तृप्ति हुई। वह जानने को ही हुआ कि जाने उसे क्या सूझा कि पीछे जाकर चबूतरे पर बैठे हुए अध्यापक से मिला। रंगैया को पास आता हुआ देखकर उन्होंने पूछा, आप अपने बच्चे से मिल लिए? जी हाँ, आपसे एक बात पूछूं? बड़े विनम्र भाव से रंगैया ने पूछा। अब रंगैया स्कूल से ज्यों ही बाहर जा रहा होता है तो वह उसी अध्यापक से मिलता है जिस अध्यापक ने उसे बताया था कि रमन वहाँ बरामदे में पढ़ रहा, आप जाकर के मिल लीजिए। तो फिर उसी अध्यापक से वह मिलता है। ज़रूर पूछिए, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? अब जो रंगैया है वह भी अपने को सोचता है कि वह भी कुछ पढ़ लिख ले, तो क्यों नहीं पढ़ सकते? अध्यापक ने उसके प्रश्न पर आश्चर्य करते हुए कहा, तो क्या मैं कल पार्टी लेकर यहाँ बैठ सकता हूँ? वहाँ जाऊँ तो शायद मेरा बच्चा मुझे देखकर डर जाए, रंगैया ने कहा। उसके भोलेपन पर अध्यापक को हंसी आई। आप जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए वयस्क को रात्रि पाठशालाएँ हैं। क्या कहते हैं वह अध्यापक कि आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए रात्रि में पाठशालाएँ चलती है, वयस्क पाठशालाएँ। कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ दाखिला करा दूँगा। ज़रूर आऊँगा साहब, मेरी आप इतनी सी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊंगा। नमस्कार, चलता हूँ साहब। हाँ, आ जाना। रंगैया इतना खुश था कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर वह भी पढ़ना लिखना सीखेगा तो उसकी बिरादरी वाले अचरज करने लगेंगे, लेकिन इस उम्र में वह पढ़कर क्या करेगा? ना, अरे क्यों नहीं, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। बड़ी उम्र हुई तो क्या हो गया, रमन की तरह वह भी पढ़ लेगा। तरह तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। रंगैया अपने बच्चे को याद करके बहुत खुश हुआ। जाने वह पढ़ लिख कर कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। अगले साल दूसरी में, उसके बाद तीसरी में, फिर चौथी, पांचवी। वह यह सब सोचने लगता है। वह बहुत कुछ पढ़ लेगा। हाँ, मास्टर साहब ठीक कह रहे थे, कल रमन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। रंगैया मास्टर जी के द्वारा कही हुई बात को याद करता है और सोचता है कि हाँ, रमन इतना पढ़ लेगा तो कल जरूर वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। चाय की दुकान के पास पहुंचकर रंगैया ने अपनी थैली उठा ली और घर की राह पकड़ी। फुटपाथ पर चलते चलते वह नाले का पुल पार करके वह थिएटर के सामने वाली झोपड़ियों के पास पहुंच गया। जिधर देखो उधर ढेर सारे चमड़े के टुकड़े और पुराने चप्पलों के चिथड़े पड़े हुए थे और ठीक वैसे ही थी यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ भी। अर्थात जो रंगैया है जिस वातावरण में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, वह जहाँ रहता था वहाँ का जो दृश्य है एकदम बहुत ही प्रदूषित था।
जिधर देखो उधर चमड़े के ढेर फेंके गए थे, पुराने चप्पल पड़े हुए थे, और ठीक वैसे ही और जो वहाँ के लोग भी थे उनकी भी ज़िंदगी कुछ वैसी ही थी। यहाँ हर कोई शराब पीता है और गंदा रहता है। रंगैया उन्हीं लोगों में से एक है, मगर उनके साथ उसे उनका बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्थात हम देखते हैं कि अज्ञान के अभाव में जब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो किस तरह की ज़िंदगी बसर करने को मजबूर होते हैं। रंगैया यह सब सोचता है। नाले के किनारे एक मोड़ पर ही है रंगैया की झोपड़ी, 3 सहतीर वाली। यहाँ की झोपड़ियों में वह एक इमारत जैसी है। रंगैया का घर कहाँ है? नाले के किनारे, ठीक है। रंगैया की झोपड़ी है, 3 सहतीर वाली है, और यहाँ की झोपड़ियों में वह एक इमारत जैसी है। अर्थात रंगैया जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ पर वह सबसे बड़ी उसकी ही इमारत थी, घर था उसका सबसे बड़ा। झोपड़ी के बाहर चबूतरा था। रंगैया जाकर उस पर बैठ गया। वह बहुत थका हुआ था और कंधे पर जो थैली थी वह अपने आप नीचे लुढ़क गई। उम्र के साथ साथ रंगैया की शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। बच्चे को बड़ा बनाने की एक आकांक्षा उसके शरीर को चलाई जा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो शरीर है वह क्यों चल पा रहा था? उसका शरीर इसी वजह से चल पा रहा था क्योंकि वह अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहता था। यही आकांक्षा उसके शरीर को चला रही थी, अर्थात उसमें ऊर्जा का संचार कर रही थी रंगैया में। धूप में चलने की वजह से उसका सिर चकरा सा गया था। उसने थोड़ी देर तक वहीं बैठकर आराम किया, फिर बाहर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि दिन के 12 बजे का वक्त है। धीरे से उठा, अंदर जाकर पानी पिया। बाहर आ रहा था कि अचानक रुक गया। सामने दीवार पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर लगी हुई थी। उसके घर के दीवार के सामने कौन सी तस्वीर लगी हुई थी? भगवान वेंकटेश्वर की। उसको देखकर रंगैया ने प्रणाम किया और मनौती की, हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए, उसको तुम्हारी शरण में ले आऊँगा, उसके बाल तुम्हें अर्पित करूँगा अपने भी। रंगैया तब मन्नत मांगता है और उस वेंकटेश्वर भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा आदमी बना दो, तो मैं उसे तुम्हारी शरण में ले आऊँगा और उसका मुंडन करवाऊँगा और अपना भी बाल तुम्हें अर्पित करूँगा। भगवान के प्रति रंगैया को बड़ी भक्ति थी। रंगैया की बड़ी भक्ति थी। अर्थात हमें देखने को मिलता है कि जो रंगैया है वह एक धार्मिक व्यक्ति भी है और भगवान के प्रति उसके बड़ी श्रद्धा है। बाहर आकर वह चबूतरे पर बैठ गया। सामने नाला बह रहा था। उसके पानी की बदबू से रंगैया की नाक फट रही थी। बच्चे उसी पानी में डुबकी लगा लगा कर नहा रहे थे। औरतें उसी में कपड़े धो रही थी। रंगैया को मास्टर साहब की चप्पलों की याद हो आई। फौरन मास्टर साहब के पुराने चप्पल थैली में से बाहर निकाले। सोचा, इनको नए चप्पल बना दूंगा, बिल्कुल नया, और मैं स्वयं जाकर उनके पाँव में पहना दूंगा। इससे बढ़कर बड़ा काम और क्या होगा? मामा, किसी की आवाज़ सुनाई दी। मामा। रंगैया ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने एक 10 साल की बच्ची थी। बच्ची सड़ा हुआ आम चूसती हुई दिखाई दी। क्या बात है पोली? उस 10 साल की बच्ची का नाम क्या रहता है? पोली। आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना सकेगी। रंगैया ने एक गहरी सांस ली। क्या हुआ तेरी माँ को? मुझे मालूम नहीं। ठीक है। वह बच्ची चली गई। रंगैया ने थैली में सामान निकालकर मास्टर साहब के चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। उसको बड़ी सावधानी से ठीक करके सी दिया। बिल्कुल नया रूप हो गया। यह सब काम करने में 1 घंटा लगा। फिर उसकी पॉलिश भी कर दी। उनको बाजू में रखकर उनकी सुंदरता पर वह स्वयं मुग्ध हो रहा था। हाँ, नया चप्पल बनाने या पुराना चप्पल को नया बनाने में रंगैया बड़ा माहिर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगैया किस बात में माहिर था। तो वह नया चप्पल बनाना हो या पुराने चप्पल को ही नया बनाने हो, वह इस बात में माहिर था। और यह बात उस गांव में सभी को मालूम थी। गांव में क्या बातें सभी को मालूम थी रंगैया के बारे में? तो यही बात थी कि वह नए चप्पल को अच्छा बनाता है और पुराने चप्पल को भी नया कर देता है। मास्टर साहब की चप्पलें उसने अटारी पर रख दी। उसको बड़ी भूख लग रही थी। द्वार बंद करके वह सड़क पर आ गया। नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल था। तो रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल कहाँ था? नल के पास ही था। एक औरत बड़ी टोकरी में भात, हांडी और सांभर एक दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी। तो क्या क्या था? वो जो औरत क्या क्या बेच रही थी? भात थी और सांभर था और दूसरे बर्तन में क्या रखा हुआ था? मट्ठा। 4 रिक्शा वाला उसके चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे।
रंगैया ने नल के पास जाकर हाथ मुंह धो लिया। बनियान के छोर से मुंह पोंछते हुए वहां जाकर उस औरत के बाजू में बैठकर उसने पूछा, क्यों गंगा, आज क्या बना है खाने में? उसका नाम क्या है? जो बेच रही होती है खाना, उसका नाम है गंगा। बैगन का सांभर और पिटुआ की चटनी। क्या क्या है? बैगन का सांभर और पिटुआ की चटनी, गंगा ने उत्तर दिया। अच्छा, एक पत्ता इधर डाल दे। क्यों नहीं, अभी लो। गंगा ने एक पत्ता उसके हाथ में दिया। रंगैया बैठ गया। गंगा ने टोकरी के ऊपर एक कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन से तौली 3 बार रंगैया के पत्ते में तौल कर, अच्छा भात भी तौल कर दिया जा रहा है, और रंगैया के पत्ते में भात डाल दिया और पूछा, चटनी डालूं या सांभर? चटनी। गंगा ने चटनी परोस दी। रंगैया अन्न को नमस्कार करके खाने लगा। क्यों गंगा, यह धंधा कैसा चल रहा है? चावल का दाम तो और भी बढ़ गया है, क्या करूं? 5 पैसे और बढ़ाने का सोच रही हूँ। हाँ हाँ, जरूर बढ़ा दो, जरा सांभर डालना इस पर। गंगा ने 2 चम्मच सांभर डाल दिया। उसने बाकी खाना उसी से खा लिया और थोड़ा मट्ठा पीकर उंगलियां चाटते हुए नल के पास जा पहुंचा। वहाँ हाथ धोकर पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठे बैठे उसको नींद आ गई। वह कितनी देर सोया खुद रंगैया को पता नहीं। किसी ने उसको उठाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्यों रे नारिगा, क्या हुआ? रंगैया ने पूछा। उठो दादा, उठो जल्दी, हमारी पल्ली में आग लग गई है, आग। यह कहकर वह भाग गया। रंगैया का दिल एकदम बैठ गया। रंगैया का दिल, क्वेश्चन आता है, रंगैया का दिल एकदम बैठ जाता है। क्यों? जब वह सुनता है कि हमारी पल्ली में क्या लग गई है, आग लग गई। यह सुनकर थिएटर की तरफ आसमान धुएं से भरा हुआ था। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। शाम को 4 बजे का वक्त था। जब आग लगी थी सब समय क्या था? 4 बजे थे। आग कैसे लगी इसका किसी को पता नहीं। सब की सब झोपड़ियों में आग जल रही थी। ज्वालाएं आसमान को छू रही थी। सब जगह रोना धोना सुनाई दे रहा था। घर का सामान बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। पुराने टायर चमड़े आग में जलकर बदबू पैदा कर रहे थे। कुछ साहसी व्यक्ति जलती हुई झोपड़ियों में घुसकर छोटा मोटा सामान निकालने की कोशिश जरूर कर रहे थे, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आग और तेजी से बढ़ने लगी। रंगैया हाफते हुए आया। जलते हुए अपने घर की तरफ देखा। छत पूरी तरह जल गई थी और तेज आग की आंच दूर दूर तक पहुंच रही थी। मास्टर साहब के चप्पल अंदर अटारी पर रखे हुए थे। रंगैया का मन उनको याद कर व्यथित होने लगा, छटपटाने लगा। रंगैया का मन क्यों छटपटाने लगता है? इस बात पर सोचकर कि जो मास्टर साहब के चप्पल अटारी पर रखे हुए हैं वह भी जल जाएंगे, इसलिए वह छटपटाने लगता है। उसकी बगल में एक युवक खड़ा था। देख बेटे, अंदर अटारी पर चप्पल रखे हुए हैं मास्टर साहब के, जरा ला दो। तुम जितना पैसा मांगोगे दे दूंगा। रंगैया ने कहा, दादा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वहाँ इतनी आग धधक रही है और तुम कहते हो अंदर जाकर सामान ला दूं? नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, युवक ने कहा। रंगैया से रहा नहीं गया। उस जलती हुई झोपड़ी में अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वह मास्टर साहब के चप्पल है। उनके जलने के बजाय उसका स्वयं जलकर राख होना बेहतर है। जाने वह किस आवेश में था, उसने यह नहीं सोचा आखिर चप्पल है, नया बना कर दिया जा सकता है। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित करके फौरन जलती हुई झोपड़ी में कदम रखा, द्वार को धकेलते हुए। रंगैया थोड़ी देर के लिए यह भी नहीं सोचता है कि यह जो चप्पल है वह तो सिर्फ एक मामूली सा चप्पल है, इसके बदले तो 100 नए चप्पल आ सकते हैं अगर वह जीवित रहेगा तो। लेकिन वह यह सब नहीं सोचता है। वह यही सोचता है कि यह जो चप्पल है वो मास्टर जी के चप्पल है और यह एकदम पवित्र चप्पल है। इसके बदले मैं खुद जल जाऊं यह मुझे मंजूर है, लेकिन मास्टर साहब के चप्पल को मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। और इसी आवेश में आकर वह घर में प्रवेश कर जाता है, वह जलते हुए घर में। उसी वक्त आग बुझाने का दमकल आ गया। देर तक रंगैया बाहर नहीं आया। रंगैया जब घर के अंदर घुसता है तो बहुत देर हो जाता है पर वह बाहर नहीं आता है। दमकल वालों ने सबसे पहले रंगैया के घर की आग बुझा दी। 4 आदमी ने अंदर जाकर देखा। वहाँ का दृश्य देखकर भय से कांप गए। रंगैया मुंह के बल गिरा हुआ था। उसका सारा शरीर जल गया था। रंगैया जल गया। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। दौड़ के सब यहाँ वहाँ इकट्ठे हो गए। रंगैया को उठाया गया। मास्टर साहब के दोनों चप्पल पॉलिश किए हुए ज्यों के त्यों चमक रहे थे और वे दोनों उसके पेट के नीचे थे। रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा है तो उन चप्पलों ने ही देखा है बस। आखिरी पंक्तियों में हम देखते हैं कि किस तरह से वह मास्टर साहब के चप्पलों को, मास्टर साहब से वह इतना प्रेम करता है कि वह अपने जान का भी वह बलिदान दे देता है। और वह जब उस धधकती हुए घर में घुसता है तो वह दोबारा बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन वह जो चप्पल है उसे एक खरोंच भी नहीं आता है। उस चप्पल को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह जो चप्पल है वह अपने
पेट के सहारे उस चप्पल को छुपा लेता है और जितने जितने भी आग थे उसके पीठ पर गिरे होते हैं और चप्पल को कोई नुकसान नहीं होता है। और इस तरह से रंगैया दम तोड़ देता है। और रंगैया का जो दम तोड़ना है, रंगैया की जो मृत्यु है वह किसी ने देखी थी तो उन चप्पलों ने ही देखी थी। तो इस प्रकार से आपने देखा, यह जो कहानी है यह हमें बतलाती है कि जो प्रेम है वह मिलाता ही नहीं है, प्रेम दूर भी करता है। प्रेम जो है सिर्फ प्राप्ति की कामना नहीं रखता है, वह त्याग और बलिदान की भावना को भी रखता है। तो बस चप्पल कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यही संदेश देना चाहा है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने पूरी शिद्दत से आपको कहानी को समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी यह कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।